चिलबिलेंस। दोस्तों बात करेंगे चिलबिलेंस बीमारी के बारे में। दोस्तों चिलबिलेंस को हिंदी में बेवाई के नाम से जानते हैं। दोस्तों यह बीमारी ऐसे स्थानों पर ज़्यादा होती है जहां पर सर्दी ज़्यादा होती है और यह बीमारी ज़्यादातर सर्दी ऋतुओं में होती है। अब दोस्तों यह बीमारी सर्दी ऋतुओं में ज़्यादातर क्यों होती है? दोस्तों इस समय पैरों की जो उंगलियां होती हैं या फिर हाथों की जो उंगलियां होती हैं उनमें जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो ठंडी और गर्मी के संपर्क में आने के कारण सिकुड़न और फैलाव होने के कारण समस्या देखने को मिलती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है अपने पाथर स्किन केयर चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चिलबिलेंस बीमारी के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम चिलबिलेंस बीमारी के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इस बीमारी के इंट्रोडक्शन मतलब दोस्तों परिचय के बारे में। दूसरा पॉइंट होगा हमारा कॉजेस मतलब दोस्तों कारण के बारे में। तीसरा है हमारा सिम्टम्स मतलब इसके लक्षणों में। और फोर्थ है हमारा मैनेजमेंट मतलब ये कि दोस्तों आप अपने यानी कि जैसे सर्दी ऋतुओं में यह समस्या ज़्यादातर होती है तो उस समय आप अपनी बॉडी को किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से रख सकते हो या फिर आप इस बीमारी से किस तरीके से बच सकते हो या फिर अपने शरीर को किस तरीके से आप मैनेजमेंट कर सकते हो ताकि आपको यह समस्या ना हो। उसके बाद हमारा 5 पॉइंट है ट्रीटमेंट। अब दोस्तों ट्रीटमेंट में मतलब है हमारा इलाज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जहाँ पर इन संपूर्ण पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चिलबिलेंस बीमारी होती है वो होती क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 में आप देख पा रहे हो, ये किसी पेशेंट की जो उंगलियाँ हैं, ये जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इन उंगलियों पर यहाँ पर सूजन और इन उंगलियों की स्किन का जो कलर है वो लाल या फिर गुलाबी हो गया है। तो इस समस्या को हम जहां पर चिलबिलेंस के नाम से जानते हैं। बात करेंगे हम इस बीमारी के परिचय के यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इंट्रोडक्शन को। दोस्तों बात करेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि इसके परिचय में। तो दोस्तों परिचय में मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी को चिलबिलेंस और हिंदी में बेवाई या फिर ठंड से होने वाले दाने या फिर फोड़े के नाम से जानते हैं। यह बीमारी ज़्यादातर ठंडे तापमान के कारण त्वचा पर होने वाली खुजलीदार सूजी हुई लाल या फिर बैंगनी रंग की सूजन को हम यहाँ पर चिलबिलेंस के नाम से जानते हैं। यह खासकर हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों और कान और नाक, याद रखना दोस्तों यह कान और नाक पर भी होती है। यह अक्सर ठंड के संपर्क में आने के बाद गर्म होने पर रक्त वाहिकाओं की असामान्य प्रतिक्रिया के कारण होती है। असामान्य प्रतिक्रिया मतलब जैसे अगर किसी व्यक्ति की उंगलियां ठंडी हैं, वो एकदम से गर्म क्षेत्र में आता है तो उसकी जो उंगलियों की जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनमें असामान्य प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं, जिस वजह से वहां पर सूजन और लालपन आ जाता है। अब दोस्तों ये तो रही हमारे चिलबिलेंस बीमारी के इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस बीमारी के कारण के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कारण के बारे में। दोस्तों बात करेंगे चिलबिलेंस बीमारी के कॉजेस यानी कि कारण के बारे में। दोस्तों इसके कारण मैं आपको बता दूं कि जब किसी व्यक्ति की त्वचा ठंडी होती है तो उसकी सतह के आसपास की छोटी रक्त वाहिकाएं यानी कि रक्त वाहिकाएं मतलब कि जो जैसे उंगलियां हैं, उंगली के अंदर छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं जिनमें रक्त बहता है, तो उनमें ठंड की वजह से सिकुड़न हो जाती है यानी कि ठंड की वजह से वो सिकुड़ जाती हैं। जब त्वचा अचानक गर्म होती है, जैसे कि जब कोई व्यक्ति बाहर ठंड से आता है तो उस समय उसकी उंगलियां और जो पैर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं। जब वह इन ठंडे हाथ पैरों को किसी भी गर्म आंच के संपर्क में लाता है तो उनमें जो बहने वाली जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो एकदम से और तेज़ी से फैलने लगती हैं, जिस वजह से क्या होता है उसके आसपास के जो ऊतक होते हैं उनकी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनमें रिसाव होने लगता है और साथ ही इनमें सूजन आ जाती है और सूजन आने के बाद वहाँ पर खुजली चालू
हो जाती है। और जब हम इसको खुजली चालू होती है और जब हम इसको खुजाते हैं तो खुजाने की वजह से वहाँ पर नाखून लगने की वजह से वहाँ पर सेकंड इन्फेक्शन भी हो जाता है। दोस्तों बात करेंगे चिलबिलेंस बीमारी के सिम्टम्स यानी कि दोस्तों लक्षणों के बारे में। तो दोस्तों जिसमें हमारा सबसे पहला लक्षण है जलन या दर्द। याद रखना दोस्तों, अगर उंगलियों की जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनमें अगर यानी कि उनकी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनमें असामान्य प्रतिक्रिया होती है तो वहाँ पर ज़्यादातर सूजन आ जाती है और साथ ही वहाँ की जो स्किन होती है वो लाल या फिर गुलाबी रंग की हो जाती है। ऐसी कंडीशन में उस स्थान पर जलन और दर्द चालू हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है यानी अगला सिम्टम्स है खुजली। तो याद रखना दोस्तों, जो प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ पर खुजली अधिक तेज होती है। उसके बाद में यानी ज़्यादा तेज नहीं होती है लेकिन खुजली होती है। उसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट है सूजन। सूजन दोस्तों जैसे जो प्रभावित क्षेत्र होता है जैसे उंगलियां हैं, कान है, नाक है यानी नोज है और पैरों और हाथों की जो उंगलियां होती हैं जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सूजन आ जाती है। अगला है दोस्तों प्रभावित त्वचा में बदलाव। प्रभावित त्वचा मतलब ये होता है दोस्तों जिस स्थान पर यह चिलबिलेंस बीमारी होती है उस स्थान की जो स्किन होती है वहाँ का जो रंग होता है वो लाल हो जाता है, गुलाबी हो जाता है और साथ ही वहाँ पर सूजन आ जाती है। अब दोस्तों ये तो रही चिलबिलेंस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में बात। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस बीमारी के मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि दोस्तों आप इस बीमारी से किस तरीके से बच सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे इस बीमारी के मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों बात करेंगे चिलबिलेंस बीमारी के मैनेजमेंट में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको यह बीमारी शीत ऋतु यानी कि जो सर्दी होती है उनमें यह बीमारी आपको ना हो तो उसके लिए आपको जहाँ पर सतर्क और जो मैनेजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको अपनाना पड़ेगा। जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है ठंड। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है ठंड में भीगी उंगलियों को तुरंत आंच ना दिखाएं। दोस्तों यही इसका सबसे बड़ा कारण है और हर व्यक्ति यहीं पर सबसे बड़ी भूल करता है। यानी कि दोस्तों एकदम से उसकी उंगलियां ठंडी होती हैं और जैसे ही वो तुरंत आंच पर चला जाता है तो उस समय ही ये समस्या उस पेशेंट को हो जाती है। यानी कि इस समय ही रक्त वाहिकाएं एकदम से फैलती हैं और उनमें रिसाव चालू हो जाता है और फिर ये समस्या सामने वाले मेरे मरीज को या फिर पेशेंट को हो जाती है। तो याद रखना दोस्तों, जब आपकी उंगलियां ठंडी हों तो उस समय आपको तुरंत आंच पर उंगलियों को सेकना नहीं चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले आप किसी भी ब्लैंकेट में अपने हाथ पैरों को हल्का गर्म करें, उसके बाद में ही आपको आग में या फिर आंच पर आपको अपने हाथ पैरों को सेकना है। उसके बाद में दोस्तों प्रभावित क्षेत्र पर जो खुजली होती है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा, तो प्रभावित क्षेत्र पर जो खुजली होती है वहाँ पर आपको खुजलाना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप अब हाथों को फेरते रह सकते हो। अब दोस्तों अगर आपने वहाँ पर खुजा लिया तो याद रखना अगर सेकंड इन्फेक्शन हो गया तो फिर जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अगला पॉइंट है गर्म मोजे पहने। याद रखना दोस्तों, आपको गर्मियों में हमेशा गर्म मोजे पहनकर ही रहना है। स्पेशली आपको सुबह और शाम को तो ये गर्म मोजे बिल्कुल भी नहीं उतारना है। और याद रखना जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो ठंडे पानी में तो आपको ठंडे पानी में काम करते समय आप उनको उतार दीजिए और जैसे ही आप उस काम से फ्री हो जाएं तो उसके बाद में आपको वो मोजे को पहन लेना है। अगला पॉइंट है, अगर आपको जहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है दोस्तों, याद रखना अगर आपको जहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है तो आपको क्या करना है कि गुनगुना पानी आपको लेना है, उसमें हल्का सा नमक डालना है और दिन में 2 से 3 बार उस गुनगुने पानी में आपको क्या करना है, अपने जो उंगलियां हैं, जो प्रभावित क्षेत्र की जो उंगलियां हैं उनको वहाँ पर 2 से 3 बार दिन में उसमें 1 या 2 मिनट के लिए आपको रखना है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपकी जो उंगलियां हैं हाथ और पैरों की हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी मॉइस्चराइज आपको यहाँ पर यूज करना है। यानी कि उस स्थान पर आपको कोई भी मॉइस्चराइज क्रीम वगैरह लगाना, जैसे पेट्रोलियम जेली या बोरोप्लस वगैरह आता है आप ये लगा सकते हो। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है कि आपका जो प्रभावित क्षेत्र है उसके लिए आप जहाँ पर नारियल का तेल भी लगा सकते हो और साथ ही आप जहाँ पर सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्दी डालकर उसको गुनगुना करके आपको क्या करना है, इससे मालिश करना है। तो ऐसा करने से आपको क्या रहेगी दोस्तों, अगर प्रॉब्लम हो गई है तो वो भी खत्म हो जाएगी आपकी। और जो मैंने ऊपर यानी कि जैसे ठंडे में भीगी उंगलियों को तुरंत आंच में ना लाएं, तो ऐसा करने से आपको यहाँ पर यह समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी।
अब दोस्तों वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, ट्रीटमेंट आपको कब लेना है, जब समस्या ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे कि वहाँ पर सेकंड इन्फेक्शन हो गया है या फिर मवाद पड़ने लगा है, तब आपको जहाँ पर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। यानी अब दोस्तों बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट में, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको इसके ट्रीटमेंट में बता दूं। दोस्तों मैं जैसा कि आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कि वैसे इसमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये समय के साथ में यानी कि 1 से 2 वीक में ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे कि सेकंड इन्फेक्शन हो गया है, उसमें मवाद पड़ने लगा है, पानी का रिसाव होने लगा है, तो अब आपको ये ट्रीटमेंट आपको लेना है। अब दोस्तों याद रखना, ये ट्रीटमेंट आपको खुद से बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर आप एक प्रैक्टिशनर हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और अगर आप एक आम व्यक्ति हो तो आपको ये नॉलेज रखना बेहद ज़रूरी है, जैसा कि मैं आपको पूर्व की वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि आपको नॉलेज क्यों रखना है। तो दोस्तों बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट। तो इसमें एक टैबलेट आती है डेपिन। दोस्तों ये डेपिन टैबलेट का क्या काम होता है, तो ये जो डेपिन टैबलेट होती है तो ये क्या करती है दोस्तों, जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं उनमें जो ब्लड होता है उसके फ्लो को बढ़ा देती हैं। तो बढ़ाने के कारण क्या होता है, तो दोस्तों फिर वहाँ पर जो रक्त का जो प्रवाह होता है वो एक समान हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर डेपिन जो टैबलेट आती है इसको हमको दिन में 2 बार लेनी है। और याद रखना दोस्तों, डेपिन टैबलेट को आपको 30 mg ही लेना है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद में यहाँ पर एक क्रीम आती है कैस्टर एनएफ। दोस्तों जो कैस्टर एनएफ एक जेनरिक क्रीम होती है लेकिन काम अपना अच्छा करती है। तो इसमें ये एक एंटी फंगल्स भी होती है ये क्रीम, और इसमें एक एंटी बैक्टीरियल भी ये क्रीम होती है, यानी कि इसमें दोनों ही साल्ट होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस क्रीम को दिन में 2 बार लगाना है। दोस्तों याद रखना, जब आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हो तो इससे पूर्व में जो आपको जो मैनेजमेंट मैंने बताया था वो भी आपको करना है। अगला है दोस्तों टैबलेट एटारेक्स, यानी कि दोस्तों अगर खुजली ज़्यादा हो रही है आपके प्रभावित क्षेत्र पर तो आप यहाँ पर टैबलेट एटारेक्स में 25 mg की यहाँ पर दिन में 2 बार ले सकते हो। उसके बाद में अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है दोस्तों तो आप जहाँ पर टैबलेट जीरोडॉल SP लेना है। अब दोस्तों SP क्या है, ये एक होता है दोस्तों, तो ये क्या करेगा कि वहाँ पर जो सूजन है वो कम करता है, और जीरोडॉल क्या करेगी, ये आपका जो दर्द है उसको कम कर देगी। तो ये टैबलेट को आपको क्या करना है, दिन में 2 बार लेना है। अब इस ट्रीटमेंट को आपको क्या करना है दोस्तों, इस ट्रीटमेंट को आपको लगभग 8 से लेकर आपको 12 दिन तक चलाना है, और ये जो समस्या है ये बिल्कुल भी ठीक हो जाती है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।